आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय समाज कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और वह इस दृष्टिकोण से है कि जब भी कोई विषय विकसित होता है तो उस विषय के साथ अनेक चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं। यह चुनौतियां कई बार उस विषय के अंतर्गत भी होती है और कई बार उस विषय के बाहर से भी होती है। तो चूंकि समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है, समाज कार्य एक ऐसा पेशा है जो कि अभ्यास पर आधारित अनुशासन के रूप में पहचाना जाता है, और जब अभ्यास पर आधारित है ये, तो वह समाज से जुड़ा हुआ सेवा कार्य भी उसमें निहित है। अर्थात समाज कार्य के अंतर्गत जो कार्य करता है वह समाज में व्याप्त समस्याओं का, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो सांस्कृतिक समस्या हो, चाहे वो मानसिक समस्या हो और चाहे वो शारीरिक या आर्थिक समस्या हो, उन समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों से, उन समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार के लिए सतत प्रयास करते हैं। ऐसा सेवा कार्य समाज में अन्य संगठन भी करते आ रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी के विचारों से जुड़े हुए संगठन हैं, वे भी यह कहते हैं हम भी सेवा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से समाज शास्त्र से जुड़े हुए व्यक्ति भी कहते हैं हम भी समाज में कार्य करते हैं। तो ऐसे अनेक विषय हैं जो किसी न किसी रूप में चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं समाज कार्य के अंतर्गत। आज उसी विषय को लेकर हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो समाज कार्य व्यवसाय के समक्ष चुनौतियां। इस विषय के अंतर्गत हम समाज कार्य व्यवसाय की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम दो तरह से विभाजित करेंगे। समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्गत जो चुनौतियां हैं और दूसरा समाज कार्य के बाहर चुनौतियां हैं। व्यवसाय के अंतर्गत व्याप्त चुनौतियां और व्यवसाय के बाहर चुनौतियां, यानी दोनों प्रकार की चुनौतियां हैं। एक वे जो उस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं, जैसे समाज कार्य के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्यकर्ता, वे भी कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि वो अंदर ही अंदर चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं। और कई बार उस क्षेत्र के बाहर भी ऐसे लोग होते हैं जो समाज कार्य के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां व्यवसाय के रूप में, पेशे के रूप में खड़ी करते हैं। तो दोनों प्रकार की चुनौतियों की आज हम चर्चा करेंगे। समाज कार्य में किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं और हम उसका कैसे सामना करें और कैसे उसको दूर करें। तो जब कभी हम भारत में समाज कार्य की बात करते हैं तो भारत में सामाजिक कार्य के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पेशेवर निकायों के साथ सामाजिक कार्य के विकास को एक पेशे के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए। यानी इसको एक एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन के रूप में कार्य करने के लिए बहुत सारा प्रयास हुआ और आज यह एक व्यवस्थित स्थापित पेशे के रूप में जाना जाता है। इसमें से कुछ एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क्स इन इंडिया, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क्स इन इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स, महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स एजुकेटर्स, बॉम्बे एसोसिएशन प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क्स, ये ऐसे संगठन बने हैं जिन्होंने सतत प्रयास किया, इस प्रकार की उन्होंने स्थितियां पैदा की कि ये समाज कार्य एक व्यवस्थित स्थापित पेशे के रूप में उभर कर सामने आए। इनमें से कई सामाजिक कार्य शिक्षकों के अनुसार ASSWI ऑल इंडिया सोशल वर्क्स ऑफ जो एसोसिएशन है सबसे प्रभावशाली संघ रहा है। लेकिन कई शिक्षकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बीतते वर्षों के साथ, विशेष रूप से 2000 के बाद यहाँ तक कि ASSWI का महत्व सामाजिक कार्य बिरादरी में काफ़ी कम हो गया है और यह लगभग खराब हो गया है। मेहर्षि नानावटी ने सामाजिक कार्य के पेशेवर संघों पर साहित्य के अपने विश्लेषण पर प्रकाश डाला कि कोई भी व्यवसाय समाज में सामाजिक रूप से उपयोगी तभी हो सकता है जब वह अपनी व्यावसायिक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए सामाजिक रूप से लोगों को संतुष्ट कर सके। समाज में कोई भी शिक्षा एवं कोई भी व्यवसाय किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर अवश्य रहता है। हम सब जानते हैं कि एक पेशे के रूप में स्थापित करने के पीछे एक लंबी
ऐतिहासिक व्याख्या है। अनेक संगठनों का, अनेक संस्थाओं का, अनेक व्यक्तियों का, अनेक समूहों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है और उसी का प्रतिफल आज हमारे सामने है कि सामाजिक कार्य एक व्यवस्थित पेशे के रूप में उभरा है। और इसके लिए समय समय पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रकार के संगठन स्थापित हुए जो सामाजिक कार्यों को पेशे के रूप में विकसित करने में अपनी महती भूमिका निभाई। कोई भी व्यवसाय समाज में परिप्रेक्ष्य के बिना अपने उद्देश्य, विषय वस्तु एवं माध्यकों का निर्धारण नहीं कर सकता। समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्गत समाज कार्य व्यवसाय में सामाजिक आवश्यकताओं, आयामों एवं जटिलताओं का समावेश गहराई पूर्वक दिखना चाहिए, जिसके द्वारा यह अन्य व्यवसाय एवं कार्यों के परिप्रेक्ष्य में नए ज्ञान एवं दृष्टिकोण को अपने अंदर समाहित कर सके। परंतु यह भारत में दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 7 दशक बीत जाने के बाद भी भारत में समाज कार्य अभी भी एक नए व्यवसाय के रूप में ही दिखलाई पड़ता है, या इसको यह कह सकते हैं कि अपूर्ण व्यवसाय के रूप में दिखता है, क्योंकि यह व्यवसाय अपने व्यावसायिक क्षमताओं के आधार पर समाज में अपनी स्वीकृति सिद्ध नहीं कर पाया है। इसके पीछे ये कारण है कि ऐसी बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी ऐसी रुकावटें समाज कार्य के सामने आई, जिससे समाज कार्य जिस प्रकार से व्यावसायिक कार्य करने में और उस कार्य को पूर्ण करने में जो सक्षम था, वो उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाया। इसीलिए आज हम कहते हैं कि इतने वर्षों बाद भी समाज कार्य उस तरह से अपनी क्षमता को विकसित न करके समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए उस प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से हमको कार्य करने की अपेक्षा थी। जैसा कि मंडल ने 1982 में अवलोकन किया कि भारत में समाज कार्य की शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में समसामयिक नहीं है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण भारतीय समाज धीरे धीरे बाहरी विश्व के संपर्क में आने के कारण बहुत ज़्यादा जटिल होता जा रहा है तथा उसने विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि की है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज कार्य व्यवसाय के समक्ष बहुत सी गंभीर चुनौतियां हैं, जिससे व्यवसाय को अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। यह चुनौतियां उसे अंदर और बाहर दोनों स्तर पर प्राप्त हो रही हैं। जब हम बात करते हैं चुनौतियां की, तो कई बार अंदर और बाहर यानी उस विषय क्षेत्र के अंतर्गत भी, उस अनुशासन के अंतर्गत भी और उस अनुशासन के बाहर जो दूसरे अनुशासन हैं या दूसरे विषय हैं, उसके साथ भी उसे उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम चुनौतियां कहते हैं। तो इस प्रकार की चुनौतियां कई विषयों के साथ है, जैसे समाजशास्त्र के साथ भी है, अर्थशास्त्र के साथ भी है, इतिहास के साथ भी है, गृह विज्ञान के साथ भी है, प्रबंधन के साथ भी है, मैनेजमेंट के साथ भी अनेक ऐसे विषय हैं जो इस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो समाज कार्य भी उस तरह से अपनी सेवा कार्य नहीं कर पा रहा है, अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहा है जिस तरह से वो करना चाहता था। इसीलिए हम कहते हैं उन चुनौतियों की भी चर्चा की जानी चाहिए, जिससे हम उन चुनौतियों का सामना करके समाज कार्यों को व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में स्थापित कर सकें। समाज कार्य के सामने जो चुनौतियां हैं उसको उस तरह से हम विभाजित करें तो समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्गत की चुनौतियां यानी इनसाइड प्रोफेशन। भारत में समाज कार्य को 3 स्तर पर चुनौतियां प्राप्त हो रही हैं। समाज कार्य की शिक्षा के विभागों, विद्यालयों के स्तर पर, समाज कार्य व्यवसाय के अभ्यास के स्तर पर और व्यावसायिक मापदंड स्थापित करने वाले व्यावसायिक संगठनों के स्तर पर। अर्थात समाज कार्य में जो शिक्षा ले रहे हैं वहाँ पर भी कई प्रकार की समस्याएं, जैसे हम बार बार ये कहते हैं कि समाज कार्य की शिक्षा के लिए जो साहित्य उपलब्ध हैं वो सब या तो यूरोप से आए हैं या इंग्लैंड से आए हैं या अमेरिका से आए हैं। उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें देखने की आवश्यकता है, तो वो भी हमारे सामने चुनौतियां हैं। कई बार ऐसे व्यावसायिक संगठन विकसित हो जाते हैं जो चुनौतियां खड़ी करते हैं, और कई बार हम व्यवसाय के अंतर्गत जो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके दौरान भी हमारे सामने चुनौतियां आती हैं। तो 3 प्रकार की प्रमुख चुनौतियां हैं।
समाज कार्य के बाहर की चुनौतियों की बात करें तो समाज कार्य व्यवसाय को बाहर से प्राप्त होने वाली चुनौतियों को मुख्य रूप से 4 स्तरों पर जाना जा सकता है। अन्य व्यवसाय जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र द्वारा। फिर दूसरा, गैर सरकारी संगठन एवं गांधीवादी विचारधारा के द्वारा। और तीसरा, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। और चौथा, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए व्यक्ति तथा स्वयं व्यवसाय के सेवार्थ में। यानी अनेक ऐसे विषय जिसमें होम साइंस, गृह विज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र किसी न किसी रूप में समाज कार्य से जुड़े हुए अनुशासन हैं, तो वो भी कहते हैं कि हम भी समाज कार्य कर रहे हैं। तो समाज कार्य के सामने ये विषय भी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। इसी प्रकार से गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए संस्था और संगठन भी हैं, वे भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। कई बार एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो भी इस तरह की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। और कई बार ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही भी उस तरह के अड़ंगे लगाती हैं जिससे कि समाज कार्य करता अनेक प्रकार की बाधाओं को महसूस करता है। यदि समाज कार्य व्यवसाय की चुनौतियों को देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि भारत में यह चुनौतियां भविष्य को देखते हुए एक गहन एवं त्रुटिपूर्ण विश्लेषण की मांग करती है। इन सब के अतिरिक्त भारतीय समाज के बदलते हुए प्रतिमानों के विभिन्न प्रकार की नई नई समस्याओं को जन्म देते हुए समाज कार्यकर्ता के सामने गंभीर संकट पैदा किया जा रहा है। यानी इस प्रकार की समस्याएं चुनौती के रूप में उभर रही हैं, जो समाज कार्यकर्ता समाज में जाकर, समूह में जाकर, समुदाय में जाकर, संगठन में जाकर जो सेवा करना चाहता है, उसके सामने ये चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं और उसके कार्य में रुकावटें पैदा करती हैं। व्यवसाय के अंतर्गत जो व्याप्त चुनौतियां हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें तो भारत में समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्गत जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, उन्हें हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला, भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न सामाजिक समस्याएं किसी न किसी रूप में व्यक्ति को घेरे हुए हैं, जिनमें जाति, लिंग आधारित विभेदीकरण, अन्याय, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, गंदगी, मानव अधिकारों का हनन, ग्राहकों का शोषण इत्यादि। ये ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो आज भारत में हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका सामना कर रहा है। इसी तरह से सीलिंग द्वारा जमीन के दोबारे बंटवारे, बटाईदारों को जमीन का मालिकाना हक, जमींदारी उन्मूलन, परिवार के एक सदस्य को रोजगार की गारंटी, मुख्यतः उन लोगों पर प्रतिबंध लगाकर जिनके परिवार के लोग सरकारी नौकरियों में पहले से मौजूद हैं, एवं उदार ब्याज प्रणाली के अंतर्गत लोगों को ऋण प्रदान करवाकर रोजगार सुनिश्चित करने की व्यवस्था, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना एवं सभी के लिए मकान की व्यवस्था जैसे मुद्दों को समाज कार्य शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए या करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ये सारी आवश्यकताएं हैं समाज की, अगर हम चाहते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, हम चाहते हैं समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विकास से जोड़ा जाए, विकास के पथ पर उसे आगे बढ़ाया जाए, तो इन सारी समस्याओं को समाज कार्य के अंतर्गत लेना चाहिए, जिससे कि समाज कार्यकर्ता समाज में इन व्याप्त बुराइयों को, समाज में इन व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत रहे। दूसरी जो बात है, सेवार्थी को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एवं समुदाय को भी मूल्य आधारित सेवाओं पर बल देते हुए तथा धन उपार्जन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के विषय एवं शिक्षा को सामाजिक कार्य शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए। जो सेवा लेना चाहते हैं उनको किस प्रकार की सेवा चाहिए, उनको अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए और समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार से समाज कार्यकर्ता से अपेक्षा है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरी जो प्रमुख चुनौती है, मानव संसाधन विकास एवं लोक आधारित विकास को समाज कार्य विषय के अंतर्गत उचित स्थान देने की आवश्यकता है। समाज कार्य शिक्षा में मानव संबंधों के पर्याप्त तकनीकों एवं ढंगों को जो सामाजिक सेवा प्रदान करने का माध्यम है भी सुनिश्चित स्थान दिए जाने की आवश्यकता है। ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है और पब्लिक बेस्ड डेवलपमेंट है, ये दोनों डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं जो सतत विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस विकास को भी ध्यान में रखकर हमें इसके साथ
इस समाज कार्य के साथ जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। समाज कार्य संकाय सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का अभाव। समाज कार्य शिक्षकों एवं व्यवसायों में विचारों के आदान प्रदान की कमी, व्यावसायिक एवं उद्योग घरानों की कम रुचि, दानदाता संस्थाओं में समाज कार्य के प्रति रुचि का अभाव, समाज कार्य को विश्वविद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत बढ़ावा, समाज कार्य विद्यालयों की स्वायत्तता को समाप्त कर उसे विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में स्थापित कर देना। कई विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभागों में समाज कार्य को सामान्यतया स्नातक के एक विषय के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क, पाठ्यक्रम एवं प्रयोगात्मक विषयों को शामिल नहीं किया गया है। तो कई जगह पर एक विषय के रूप में ही इसको सम्मिलित किया है, जबकि ये पूरा का पूरा एक अलग अनुशासन है। उस अनुशासन को विकसित करने की आवश्यकता है। तो विश्वविद्यालय में आज भी कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर समाज कार्य की शिक्षा नहीं दी जा रही है। अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर समाज कार्य की शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसलिए समाज कार्य जिस प्रकार का कार्य करना चाहता है वह कार्य नहीं हो पा रहा है। फिर पाठ्यक्रम के समय विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्षेत्र कार्य की पहचान यानी फील्ड वर्क की जो आइडेंटिटी है उसकी कमी एवं उपेक्षा आदि दिन प्रतिदिन समाज कार्य की गुणवत्ता को कम कर रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्योंकि यह व्यवसाय जो समाज कार्य है वो अभ्यास पर आधारित है और अभ्यास के लिए हमें फील्ड में जाना पड़ेगा। जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे तो सैद्धांतिक ज्ञान तो हमें मिलेगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के लिए हमें फील्ड में जाने की आवश्यकता है, क्षेत्रीय कार्य करने की आवश्यकता है। और कई जगह पर इस प्रकार के क्षेत्र कार्य भी नहीं किए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक गंभीर चुनौती है। इसी तरह समाज कार्य शिक्षा मुख्य तौर पर विदेशी साहित्य पर आधारित है। अधिकांश किताबें या तो अमेरिकी लेखकों द्वारा या ब्रिटिश लेखकों के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो वो उस एनवायरनमेंट में लिखी गई है जो उनका अपना एनवायरनमेंट है, उस समाज को देखकर लिखी गई है जो उनका अपना समाज है। लेकिन ज्यों की त्यों वो सारी किताबें, वो सारी साहित्य की बातें हैं, वो भारत के संदर्भ में उचित नहीं हो सकती। यह भी अपने आप में एक गंभीर चुनौती है। इसी तरह समाज कार्यकर्ता एक अलगाव की भावना के साथ कार्य कर रहा है। इसको हम कहते हैं एलिनेशन या एनोमी। कई बार उसको लगता है कि मेरे कार्य को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, उसको अकेलेपन का एहसास होता है, और जहाँ भी अकेलापन होता है वहाँ पर कई बार पथ विचलन की स्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं। यहाँ तक कि अस्पताल, उद्योग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास आदि में भी जहाँ उन्हें बाकी व्यवसायों के साथ निकटता एवं मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। यह भी अपने आप में एक चुनौती है। समाज कार्य पाठ्यक्रम सामान्यतः कार्यालयों के से बाहर एवं क्षेत्र आधारित तैयार किया गया है। इसकी मुख्य वजह कुछ क्षेत्रों में सरकारी कानूनों के अंतर्गत प्रावधानों के तहत समाज कार्य में परास्नातक डिग्री का होना, जैसे समाज कल्याण अधिकारी आदि। तो ये सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर समाज कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को नौकरी दी जानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। यद्यपि समाज कार्य के तरीके, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क जैसे संकुचित शब्दों के स्थान पर एक सामान्य तरीके को विकसित एवं स्थापित किया जा रहा है जो सभी भागों को लाभ पहुंचा सकें, फिर भी अभी वैयक्तिक समाज कार्य यानी केस स्टडी जो होती हैं एवं समूह कार्य जो ग्रुप बेस्ड सोशल वर्क है, कार्य पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हम कई बार सोचते हैं व्यक्ति को भी समस्या से जो जूझ रहा है उसे लाभ मिलना चाहिए, समूह में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो इस पर भी फोकस करने की आवश्यकता, उस पर भी केंद्रित करने की आवश्यकता है, उस सारे विचार को जो समाज कार्य से जुड़े हुए हैं। भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या का बड़ा भाग अभी भी अनेक मूलभूत आवश्यकताओं एवं संसाधनों के अभाव में रहने को मजबूर है, वहाँ सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करना चाहिए जो समाज की नीतियों, योजनाओं, सामाजिक विकास के कार्यक्रमों, समाज कल्याण प्रशासन, जिन्हें सामाजिक सेवा प्रबंधन नाम दिया जाना चाहिए, जो नए प्रबंधन तकनीक द्वारा सामाजिक सेवाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर सके, पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सामुदायिक संगठन
एवं सामाजिक अनुसंधान को अत्यंत महत्व दिए जाने की जरूरत है, जो सही समस्या समाधान के तरीके एवं तकनीक दे सकें। परामर्श काउंसलिंग पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जो अभी समाज कार्य पाठ्यक्रम का वैयक्तिक समाज कार्य में एक कम महत्वपूर्ण भाग बना हुआ है। यानी हमको रिसर्च पर भी ध्यान देना है, क्योंकि समाज कार्य में बहुत अधिक शोध नहीं हो रही है, और जब तक शोध नहीं होगी हमें उन कारणों का पता नहीं लगेगा जो समस्या के मूलभूत कारण हैं। इसलिए जब कारण की जानकारी नहीं होगी तो समस्या के समाधान का प्रयास भी हमारा निरर्थक हो जाएगा। इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, परास्नातक के बाद आवश्यकता है अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने की। हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों में समाज कार्य के अंतर्गत शोध कार्य हो रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में अभी नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि शोध को बढ़ाया जाए, जिससे कि हमें सही कार्य कारण संबंधों का पता लग सके। इसी तरह अभिकरण आधारित फील्ड वर्क को विभिन्न समाज कार्य विभागों एवं विद्यालयों द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों एवं समाज कार्य विभाग विद्यालयों के बीच सम्मिलित भागीदारी का सर्वथा अभाव है, जिससे दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। सामान्यतया समाज कार्य विद्यालयों को स्वैच्छिक संगठनों से लाभ उनके विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के रूप में प्राप्त होता है, परंतु इसे अंतर आयामी बनाते हुए समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विभागों के बीच पूरी तरह समन्वय होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को फील्ड वर्क अच्छे ढंग से कराया जा सके। प्रत्येक समाज कार्य विभाग विद्यालय को कम से कम एक गंदी बस्ती को गोद लेना चाहिए। हमें जब विद्यार्थियों को फील्ड वर्क के लिए भेजने की आवश्यकता होती है तो हम कई बार किसी कारखाने में भेजते हैं, किसी एनजीओ के पास भेजते हैं, ताकि उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाए। लेकिन उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, वो भी पूर्णतया देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आवश्यकता है कि जिन विभागों में सामाजिक कार्यकर्ता को क्षेत्र कार्य के लिए भेजा जाता है, उनके साथ उचित समन्वय हो, उनको उचित प्रशिक्षण की सुविधा वहाँ मिले, चाहे वो स्वैच्छिक संगठन हो वहाँ पर भी उस प्रकार की सुविधा उन्हें मिले, ताकि वो फील्ड वर्क के दौरान बहुत सारी चीज़ों को आत्मसात करके समाज कार्य को मूर्त रूप दे सकता है। इसी तरह समाज कार्य स्नातक एवं परास्नातक विभिन्न संगठनों में उच्च पदों को पाने में काफ़ी भाग्यशाली रहे हैं, पर वे व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाने में बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके वरिष्ठ, खास करके नौकरशाह, सामाजिक कार्यों एवं चुनौतियों को समुचित समझ नहीं रखते। अलग तरीके से सेवा देने की भावना का अभाव और जिस क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं उसमें अच्छा करने की भावना का अभाव और बाकी समाज वैज्ञानिकों से कुछ अलग कर सकने की क्षमता की कमी ने स्थिति को बद से बदतर बनाया है। कई बार समाज कार्य की शिक्षा लेने के बाद हमें उचित पद प्राप्त अवश्य हो जाता है। जैसे कारखानों में, फैक्ट्री में लेबर वेलफेयर ऑफिसर बनाया जाता है, वीमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट में उसे पद मिलता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में उसे पद मिलता है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में उसे पद मिलता है। तो पद तो उसे प्राप्त होता है, लेकिन उस पद के साथ जुड़ा हुआ जो सेवा कार्य है उसको करने में कई प्रकार की बाधाएं महसूस होती हैं। इसलिए उन्हें देखने की और उस पर गहन चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। यदि भविष्य में समाज कार्य वैज्ञानिकों को पहचान बनानी है तो उन्हें बाकी लोगों से अच्छा कार्य करके दिखाना होगा और अपने कार्यों से इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह अन्य लोगों से बेहतर एवं अलग है। क्योंकि हमेशा जब हमारे सामने एक छोटी सी लाइन खींची जाती है तो उसके सामने बड़ी लाइन बनाकर ही हम उसको छोटा बना सकते हैं। इसी तरह उन व्यक्तियों के द्वारा जो समाज कार्य में सेवा दे रहे हैं उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करें, इस प्रकार की सेवा दें कि उनकी सेवा से हमारी सेवा बेहतर समझी जाए, तभी हम एक पहचान बना सकते हैं समाज कार्य और कार्यकर्ता के रूप में। सामाजिक कार्यकर्ता के अपने विश्वविद्यालय एवं विभागों से संबंध बिल्कुल नहीं है। सामान्यतया पुराने छात्रों के संगठन की बैठक आदि जैसे दुर्लभ अवसरों पर भी व्यक्तिगत विषयों पर ही बातचीत करते हैं, जैसे पदोन्नति, वेतन में बढ़ोतरी आदि,
और व्यावसायिक मुद्दों जैसे सामाजिक कल्याण, प्रशासकों का कैडर या राष्ट्रीय समाज कल्याण संगठन जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते। हालांकि एल्यूमिनी बनी हुई हैं, समय समय पर लोग मिलते भी हैं, लेकिन विषय के संबंध में जो बात करनी चाहिए वो बात वहाँ नहीं हो रही है। इसलिए समाज कार्य का जिस रूप में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। बड़े संगठनों में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अपने बाकी सहयोगियों की तरह ही स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और वे अपने कार्यों को ठीक तरीके से करने की बजाय अपने वरिष्ठ एवं उच्च अधिकारी को खुश करने में सारा वक्त लगा देते हैं। यानी जो कार्य करते समय उन्हें सही सेवा और सही समाज में व्याप्त उस समाज कार्य को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनका मूल ध्यान ये रहता है कि मैं अपने से उच्च अधिकारी को किस तरह से खुश रखूं ताकि मैं अधिक से अधिक उनकी नज़रों में रहूं और मुझे अधिक से अधिक लाभ मिल जाए। तो स्वयं केंद्रित, जिसको हम कहते हैं स्व केंद्रित सोच विकसित हो गई है। जब तक कि कम्युनिटी सोच नहीं होगी, सामुदायिक सोच नहीं होगी, समाज के प्रति सोच नहीं होगी, संगठन के प्रति सोच नहीं होगी, तब तक समाज कार्य को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अनेक सामाजिक कार्यकर्ता जो नौकरी पाने में असफल रहे हैं एवं अपनी स्वयं की संस्था बनाकर कार्य कर रहे हैं, वे समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व एवं कार्यों का निर्वहन करने की बजाय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दानदाता संस्थाओं से धन प्राप्त करने में लगे रहते हैं। कई बार समाज कार्य की शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति उचित रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसको लगता है कि वो अपना खुद एनजीओ डेवलप करे, अपना स्वैच्छिक संगठन बना ले, गैर सरकारी संगठन विकसित कर ले। और जब गैर सरकारी संगठन बनाते हैं तो उनका ध्यान इस बात पर ही केंद्रित रहता है कि हम कहाँ से अधिक धन की प्राप्ति कर सकें। जब तक ये सोच है, समाज कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता। इसलिए सोच को बदलने की आवश्यकता है कि हम जब समाज कार्य शिक्षा को प्राप्त किए हैं तो समाज कार्य की सेवा हमारा प्रमुख उद्देश्य है, धन प्राप्ति हमारा दूसरा। हालांकि धन आवश्यक है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। फिर व्यवसाय के बाहर की चुनौतियों की बात करें तो समाज कार्य व्यवसाय को समय समय पर अनेक बाहर से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ हैं अन्य व्यवसायों से चुनौतियां। अनेक व्यावसायिक उन्नति के लिए सभी व्यवसाय के लोग अपना अभ्यास क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिकाधिक प्रयास करते हैं एवं पारस्परिक व्यवसाय में अपनी भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। सन 1948 में जब इसके सेक्शन 49 में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था 500 या उससे अधिक की कर्मचारियों की संख्या पर की गई थी, साथ ही उसके लिए सामाजिक कार्य के क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा की अनिवार्यता ने निर्विवाद रूप से इस पद के लिए समाज कार्य विद्यार्थियों को अधिकृत किया था। लेकिन जब से प्रबंधन संस्थाओं ने कार्मिक प्रशासन में डिग्री देनी शुरू की है, तब से समाज कार्य विद्यार्थियों के सामने एक नई समस्या का प्रादुर्भाव हुआ है। गृह विज्ञान को समाज कार्य के विकल्प के रूप में विचार किया जा रहा है। परिवार परामर्शदाता को मनोविज्ञान से चुनौती मिल रही है। अनेक ऐसे अनुशासन हैं, होम साइंस है, मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, वो सब किसी न किसी रूप में समाज कार्य के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसी तरह स्वयंसेवी संस्थाओं और महात्मा गांधी की परंपरा को सुरक्षित रखने वाले कार्यकर्ताओं से चुनौतियां, सामाजिक सेवा एवं सामुदायिक संगठन के क्षेत्र में समाज कार्य को स्वयंसेवी संस्थाओं से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गांधी जी के पनचिह्नों पर चलने वाले कार्यकर्ता पूरी लगन एवं निष्ठा से सामाजिक सेवा को मूर्त रूप दे रहे हैं। इस समय वे लोग व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के वेतन आदि पर विरोध जताते हैं एवं यह बताने की कोशिश करते हैं कि व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता उनसे किसी भी मामले में बेहतर नहीं हैं। इस तरह की चुनौतियों का सामना समाज के सामने कुछ अच्छा करके ही किया जा सकता है। यानी ऐसे एनजीओज डेवलप हुए हैं जो कि मूल रूप से गांधी जी के विचारों पर आधारित हैं। वे भी समाज कार्य कर रहे हैं। वो कहते हैं हम ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं बनिस्पति समाज कार्य शिक्षा प्राप्त कार्यकर्ताओं, तो उन्हें कुछ बताना पड़ेगा। इसी तरह
नौकरशाही से चुनौतियां हैं। नौकरशाही को प्रशासन में एक स्थिर पद प्राप्त होता है और वे राजनीतिज्ञों को भ्रमित करने की अपनी विशेषज्ञता के द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तथा निर्णय लेने के अधिकार को स्वयं सुरक्षित रखते हैं। राज्य सरकार के बहुत से पद जो सामाजिक कार्य की प्रकृति के हैं, जैसे समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, श्रम अधिकारी, सीडीपीओ आदि पर चयनित व्यक्ति लोक सेवा आयोग की एलाइड सेवा में आते हैं, जो पहले सीधे समाज कार्य विद्यार्थियों की सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाते थे। समाज कार्य अभी भी प्राथमिक परीक्षा में एक विषय के रूप में नहीं है एवं मुख्य परीक्षा में इसके प्रावधान को लोक सेवकों से अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक लॉबिंग एवं राजनीतिज्ञों को समझाकर इस तरह की समस्या से निजात पाया जा सकता है, किंतु दूरदर्शी रूप से इसका समाधान एक वैधानिक सामाजिक कार्य शिक्षा परिषद के गठन से ही संभव है। यानी कई बार ब्यूरोक्रेट्स भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं और जिस तरह से समाज कार्यकर्ता को उच्च पदों पर नियुक्ति मिलती थी वो अब उस तरह से नहीं दी जा रही है। यह भी अपने आप में एक चुनौती है। तो सारांशतः इन सारी चुनौतियों को हम देखें तो हम कह सकते हैं कि समाज कार्य के अंतर्गत समाज के असहाय, कमजोर, विकलांगों एवं दीन दुखियों की सहायता प्रत्येक समाज में की जाती रही है, किंतु एक व्यावसायिक उपागम के रूप में समाज कार्य का विकास यूरोप तथा अमेरिका में हुआ और उसके पश्चात विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ, जिसमें व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों का समावेश हुआ। इस प्रकार समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ, परंतु समय के साथ साथ समाज कार्य व्यवसाय एवं समाज कार्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण के समक्ष अनेक चुनौतियां किसी न किसी रूप में उभर कर आई, जिससे ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि किस प्रकार समाज कार्य मूल्यों एवं सिद्धांतों पर अड़िग रहते हुए लोक कल्याण के लिए कार्य करें और सामाजिक न्याय की प्राप्ति एवं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें। यह चुनौतियां समाज कार्य के समक्ष व्यवसाय के अंतर्गत और व्यवसाय के बाहर दोनों तरह की चुनौतियां किसी न किसी रूप में उभरी हैं। इन सब से निजात पाकर ही समाज कार्य शिक्षण और प्रशिक्षण सुचारू रूप से संचालित कर इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम चुनौती की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बाहर से भी चुनौतियां आ रही हैं और अंदर से भी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से समाज कार्य जो शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से हमें दिया गया है उसके अनुरूप आचरण करते हुए सेवा कार्य से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से उन चुनौतियों का हम सफलतापूर्वक सामना करके एक स्थापित पेशे के रूप में समाज कार्य को